जी हाँ, इकरा हसन। कौन इकरा हसन? हमारी एक मुस्लिम शेरनी बहन जो सांसद बनी है हाल ही में अभी। मेरे अजीज़ों, एक एंकर उससे कुछ सवाल जवाब कर रही है तो वो बहन बड़े अच्छे तरीके से जवाब दे रही है। वो एंकर कहीं उसकी पार्टी को लेकर के, इकरा हसन की पार्टी को लेकर के उस एंकर उसको घुमाना चाह रही है। तो हमारी उस बहन ने जो जवाब दिया है ना, कहीं भी ऐसा नहीं है कि उससे दब के जवाब दिया हो या फिर ऐसा जवाब दिया हो जो उससे दिया नहीं गया हो। एक एक बात ऐसी कही है कि वो एंकर को चुप होना पड़ गया। मतलब आखिर में वीडियो बहुत लंबी है वो, लेकिन मैं 5 मिनट की अपडेट आपको देने के लिए जा रहा हूँ। आपने इस वीडियो को अगर प्ले किया है तो प्लीज़ आप देख के जाना अपनी इस मुस्लिम शेरनी बहन को, ठीक है, जो भी हाल ही में सांसद बनी है और पार्लियामेंट में अल्हम्दुलिल्लाह ये अब बैठ रही हैं। जज़ाकल्लाह कि आप हमारी बात को सुनते हैं। तो आप एक नज़र इस मुस्लिम बहन को दुआओं से भी नवाजना और इनकी इस डिबेट को देख लें कि वो एंकर इन्हें घुमाना चाह रही है लेकिन वो हर बात का जवाब देती चली जा रही है। आइए देखते हैं। सरकार के ताल्लुक से एक बात कहना चाहता हूं। मैं आए दिन न्यूज़ देख रहा हूं, बातें कुछ ऐसी निकल के आ रही है कि कभी भी किसी भी दिन किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है सरकार के मामले में। ये सरकार भैया चेंज भी हो सकती है। आगे क्या होना है तो अल्लाह ही बेहतर जाने, लेकिन जैसे खबरों के मुताबिक मैं अपनी और करनी में कई जगह फर्क देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप मेरी जो सीट है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कैराना, उस पर गौर करेंगे, उसके समीकरण को देखेंगे तो आपको उसी से अंदाजा लग जाएगा कि हमारी सीट पर आप सिर्फ एक समुदाय के वोट से नहीं जीत सकते। वहां का समीकरण इस तरीके का है कि मेरी जो जीत है वो अपने आप में ये रिजल्ट है कि यहाँ पर मुझे 36 बिरादरी का, सर्व समाज का सपोर्ट और समर्थन मिला है और तभी मैं ये सीट जीत पाई हूँ। बिल्कुल। तो इतने आशीर्वाद, इतना भरपूर प्यार मिलने के बाद अगर ये सीट मुझे जीतने का मौका मिला है तो उस मौके को मैं सभी के लिए इस्तेमाल करना चाहूंगी। और ये मैंने हमेशा ये देखा है और सीखा है कि जब एक जनप्रतिनिधि बन जाता है, आज अगर प्रधानमंत्री जी बने हुए हैं तो वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, वो किसी एक वर्ग के, किसी एक समुदाय के नहीं है। और हमारा देश, सबसे पहले हमें अपने देश के लिए काम करना है। अगर हम भेदभाव करेंगे तो हमारा देश पिछड़ जाएगा। तो कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गांव का प्रधान हो, सभी का यही फर्ज है और यही हमारे संविधान का भी दायित्व है कि हमें सभी के लिए काम करना है। तो इकरा, ये तो आपकी इंडिविजुअल थॉट प्रोसेस हुई ना, ये तो देखो ये व्यक्तिगत हुआ इकरा हसन का। पार्टी तो किसी और लाइन पर चलती दिखती रही ना अभी तक। देखिए, पार्टियों का भी, हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी ने इस बार नारा दिया पीडीए का, और ये इतना बड़ा वर्ग इसमें कवर हो जाता है कि उसके बलबूते पर ही आज पार्टी तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो ये पीडीए का नारा था जो जिसमें अगड़े भी आते हैं। पीडीए का मतलब ये नहीं है, इसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और पीड़ित अगड़े और जितने भी लोग हैं जो अपने आप को शोषित महसूस कर रहे हैं, वो सभी इसके उसमें आ जाते हैं घेर। लेकिन अंत तक, लेकिन इकरा आप कह रही हैं, मैं जो सवाल उठा रही हूँ वो ये कि भाई जाति, धर्म, संप्रदाय, जन्म स्थान, किसी भी आधार पर संविधान भेदभाव की इजाजत नहीं देता। लेकिन आपकी पार्टी ने इसी चुनाव में कितने टिकट बदले इसी जातीय गोलबंदी के लिए? अंत तक 7-7, 8-8 जगहों पर टिकट बदलती रही, 2-2 बार, 3-3 बार। यही जातीय गोलबंदी सेट हो रही थी ना। देखिए, सभी का अपना समीकरण होता है और जो हमारी पार्टी का जो भी समीकरण था, जो भी स्ट्रेटेजी थी, उसके बलबूते पर आज पार्टी ने बहुत सफलता हासिल करी है। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी मिली है। बात चुनाव लड़ने की और अपने वोटों को, वोट बैंक को, या आप कुछ भी कह लीजिए, सभी पार्टी अपने एक वोट बैंक को आधार बनाती जरूर है, लेकिन उसके बाद ये जो आप मेरा बयान चला रहे हैं, ये बयान उसके बाद का है। ये बयान वो है कि आज हम जीत गए हैं, चाहे हम किसी भी समीकरण पर जीते हो। हाँ। लेकिन जीतने के बाद हम ना सिर्फ उन लोगों के लिए काम करेंगे जिन्होंने हमें वोट दिया, बल्कि उनकी भी लड़ाई लड़ेंगे, उनके लिए भी काम करेंगे जिन्होंने हमें नहीं दिया है। तो मैं ये कहूँ ना इकरा, मैं ये कह सकती हूँ कि बतौर पार्लियामेंटेरियन एक 27 साल की वो युवा सांसद जो लंदन से पढ़ के लौटी है, जिसके पास एक प्रोग्रेसिव अप्रोच है, वो पार्टी की भी अप्रोच बने आगे आने वाले वक्त में। जातीय गोलबंदी के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन बंद होगा आपकी पार्टी में भी? जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि
डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। कुछ सीटों पर समीकरण हर सीट पर अलग बनता है, किसी सीट पर जाट बहुल्य सीट है, कोई सीट गुर्जर बहुल्य सीट है, जी। तो हमारे यहाँ हम कास्ट को इग्नोर नहीं कर सकते। मैंने भी पॉलिटिक्स की पढ़ाई करी है और थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क है। हाँ। अगर आप थ्योरी पढ़ेंगे तो यहाँ पर कास्ट रियलिटी को थोड़ा हम इग्नोर करके चलते हैं अपने इंटेलेक्चुअल वर्ल्ड में, लेकिन जी। आप जब धरातल पर काम करेंगे तो कास्ट एक ऐसी रियलिटी है जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जी। तो ये बिल्कुल ये एक बड़ा सामाजिक चेंज लाने की जरूरत है। तो इकरा लेकिन जब यानी तक कि वो हमारी नहीं- पॉलिटिक्स, हम ये माने क्या कि हमारी पॉलिटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन को जब थ्योरेटिकली से इतर प्रैक्टिकली अप्लाई होती है पॉलिटिक्स, तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को परे रख देते हैं। इस जी, हमारी- मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो रियलिटीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए एक आदर्श है, हम सबको उस तरफ चलना जरूर है, लेकिन जो रियलिटी है वो उससे कुछ दूर है। लेकिन उसको भी साधते हुए उसके बाद जो हमें आगे कदम बढ़ाने हैं वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को मद्देनजर रखते हुए, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के दिखाए हुए पद चिन्हों पर और उनके उसूलों पर चलना है। लेकिन उससे पहले के जो रास्ते हैं उसमें जरूर ये सारी जो ग्राउंड रियलिटीज है, आज आप और हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, पर हम एक बहुत पेट्रियार्कल सोसाइटी से भी बिलोंग करते हैं, वो भी एक रियलिटी है। तो ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं, लेकिन हमें एक प्रोग्रेसिव थॉट के लिए जो एक चीज है, जो हमारी कास्ट रियलिटीज है ऑन ग्राउंड, उनको मद्देनजर रखते हुए उनको हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल्स के अंदर लेकर आगे बढ़ाना है। इकरा, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने देखा आपने, इसके बाद में इन्होंने